हेलो एवरीवन, आज की हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर सिविक्स के इम्पॉर्टेंट वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आईपी एग्जाम। एंड इसके अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अपलोड कर रखा है, सो आप जो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है उसको देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के भी क्वेश्चंस को अपलोड कर रखा है एंड उनके आंसर्स को भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं उनको लिंक में डाल रही हूँ नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहाँ से आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इसके अंदर आप बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं, जो एमपीसी, सीईसी, बाईपीसी के क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है एंड जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, सो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी। सो बेसिकली हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया था, जिसके अंदर जो BR अम्बेडकर थे उनको चेयरमैन बनाया गया था। एंड इसके अंदर बहुत सारे दूसरे मेंबर्स भी थे, जैसे कि BL मिटर्स, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, DP खेतन एंड गोपाल स्वामी एंड डॉक्टर के मुंशी एंड अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो ये लोगों ने मिलकर ड्राफ्टिंग किया था और ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्राफ्टिंग प्रोसेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके फॉर्मुलेशन में इसको इसीलिए इन्होंने ही इसको बनाया था, इसको फॉर्मुलेट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड थे। इनको हमारे जो सिटीजन्स थे, लोग थे कंट्री के, वो लोगों ने इलेक्ट किया था, तभी ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे। और इसके अंदर जो टोटल मेंबरशिप थी लोगों की वो 389 मेंबर्स थे। एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने 22 कमिटीज़ को अपॉइंट किया था ताकि वो लोग सारे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें, बना सकें। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम जानते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक प्रियम्बल होता है। सो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसके अंदर हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से हमारा कंट्री वर्क करेगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से चलेगा, उसके बारे में लिखा होता है। सो यहाँ पर दिया गया है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव्स, एस्पिरेशंस एंड एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इसके अंदर देख सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव, एस्पिरेशंस एंड एम्स क्या होंगे। एंड ये एक प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड ये जो है वो बिगिन करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। सो ये बताता है कि हमारी इंडिया में जो सॉवर्निटी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एंड जो पीपल है, लोग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इसके अंदर पीपल की इंपॉर्टेंस बताई गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो बेसिकली हम जानते हैं हर इंडियन सिटीज़न के पास वोटिंग राइट्स है। सो जो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सभी लोगों के पास वोटिंग राइट्स होंगे, सारे सिटीजन्स के पास, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सो हर इंसान के पास जो 18 ईयर्स का हो चुका है उसके पास वोट करने का पावर है, वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, एलेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को एट ए नेशनल लेवल, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, लोकल एंड प्रोविजनल रिप्रेजेंटेटिव। सो यहाँ पर हमारे पास ये राइट्स आ जाते हैं। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स एक्ट। सो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं 1909 एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे इंडिया में। इसको तब लाया गया था जब 1909 का ईयर था। उस टाइम जो है पार्लियामेंट में ये एक्ट लाया गया था बाई लॉर्ड मिंटो। वो लॉर्ड मिंटो एंड जो लॉर्ड जॉन मॉर्ले थे उस टाइम पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट में हुआ करते थे। ये दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। सो बेसिकली लॉर्ड मिंटो एक वाइसरॉय थे एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, एंड जो जॉन मॉर्ली थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। एंड ये एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी, रिफॉर्म्स लाए गए थे। सो बेसिकली इस एक्ट में जो न्यूमरल स्ट्रेंथ है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। एंड इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। गांधीयन आइडियाज़ इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो जो गांधीयन आइडियाज़ जो है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है, वो बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी है। सो जो गांधी जी सोचते थे उनके जो आइडियाज़ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाए गए हैं। यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48, 48, 9। सो यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स है इसके अंदर गांधी जी ने कुछ आइडियाज़ दिए थे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिकल 40 जो है वो गाइड करता है स्टेट को ताकि वो ऑर्गेनाइज करे विलेज पंचायत। सो गांधी जी ने कहा था कि जो लोकल बॉडीज़ है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आर्टिकल 43 जो है वो गाइड करता है स्टेट को ताकि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं उसको प्रमोट कर सके रूरल एरियाज़ में। सो हम जानते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वो कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज वो रूरल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो स्टेट है, जो कंट्री का जो लोग है, जो गवर्नमेंट है, उसका काम ये है कि वो सारे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। आर्टिकल 46 जो है वो गाइड करता है स्टेट को कि वो प्रमोट करें एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, जैसे हम जानते हैं SCs एंड STs जो ट्राइबल लोग थे
है, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, जो जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है उनके प्रीवियस ईयर्स में, सो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज़ देती है, उनको इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एरियाज़ में उनको सपोर्ट देती हैं। सो यहाँ पर आर्टिकल 46 में अम्बेडकर जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल, इसको लाया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, कि ये स्टेट का काम है कि वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 47 में भी दिया गया है कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगा एंड प्रोहिबिट करेगा द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। सो हम जानते हैं जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है एंड लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है। सो यहाँ पर स्टेट का काम है कि वो इन सभी चीज़ों को प्रोहिबिट करे, इन चीज़ों के कंजम्पशन पर रुकावट बनाए और इसको सेल होने से रोके। आर्टिकल 48A, सो आर्टिकल 48A जो है वो स्टेट में डायरेक्ट करता है कि स्टेट का काम ये है कि इसमें एनवायरनमेंट एंड जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो गवर्नमेंट को जो एनवायरनमेंट है और जो सारे वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है आर्टिकल 48A के हिसाब से। एंड आर्टिकल 49 जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्रोटेक्ट करे सारे मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को एंड ऑब्जेक्ट्स जो कि आर्टिस्टिक है, हिस्टोरिक है एंड जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सो हम जानते हैं हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स है, सोशलिस्टिक एंड लिबरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सो यहाँ पर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इसको कहा जाता है जो कि एम करते हैं एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू दी सिटीजन्स, यानी कि जो सिटीजन्स है उनको सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस प्रोवाइड करना, ये इन प्रिंसिपल्स का काम है। सो आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। सो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है वो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि वो लोगों को राइट टू वर्क दे, राइट टू एजुकेशन दे, पब्लिक असिस्टेंस दे, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज सिकनेस जैसी प्रॉब्लम से दूर करे, उनको मदद करे इन सिचुएशंस में। एंड जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि वो लोगों के ह्यूमन कंडीशंस को इम्प्रूव करे, लोगों को अच्छे से काम दिलाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, उनको एक लिविंग वेजेस दे कि वो लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ जी सकें, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। इस तरह की चीज़ें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में दी गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको क्लासीफाई कर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो यहाँ पर सम पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे कि जो MP शर्मा है उन लोगों ने कहा है कि जो पॉलिटिकल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनको इनकी बेसिस ऑफ नेचर पे इनको क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स, जैसे कि सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। राइट टू इक्वालिटी, सो बेसिकली हम जानते हैं हर सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है उसके पास राइट टू इक्वालिटी है और ये गारंटी किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में हमारी जो राइट ऑफ इक्वालिटी है वो यहाँ पर दी गई है। सो आर्टिकल 14 जो है वो गारंटी करता है कि सारे इंडियंस के पास इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड यानी कि सारे जो लोग हैं उनको लॉ के अंडर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको किसी को भी ऊपर नीचे ट्रीट नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 जो स्टेट है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और एनीथिंग। एंड आर्टिकल 16 जो है वो सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है। एंड आर्टिकल 17 ने अबॉलिश कर दिया था द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड जो आर्टिकल 18 है उसके अंदर स्टेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, यानी कि जो स्टेट टाइटल्स दिए जाते हैं लोगों को जो किसी भी जगहों पर जैसे मिलिट्रीज में एंड एकेडमिक्स में जो टाइटल्स मिलते हैं वो सिर्फ इन्हीं जगहों पर मिलने चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं मिल सकते हैं। राइट टू रिलीजन, सो बेसिकली हम जानते हैं सारे इंडियंस के पास राइट टू रिलीजन है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 25 जो है वो प्रोवाइड करता है कि सारे इंडियन के पास राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन है, यानी कि कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीजन है वो उसकी मर्जी है, वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। एंड आर्टिकल 26 बोलता है, इंश्योर करता है टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने का फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 27 के हिसाब से जो स्टेट है वो कहता है कि ये बताता है कि कोई भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो कोई भी इंसान को हम टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं एज पर दिस आर्टिकल टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ रिलीजन या फिर किसी भी प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 28, सो यहाँ पर दिया गया है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो ये सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में ये सारे आपको पूछे जाने वाले हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि अगर आपके पास आपका फ्रीडम ऑफ जो सारे फ्रीडम के राइट्स हैं वो अगर लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आप इनके पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि आपके जो राइट्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके।
सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंडर आपके पास आर्टिकल 32 होता है, जिसके अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बताया है कि सारे इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है कि वो मूव कर सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, यानी कि हम सारे जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करके वहाँ जा सकते हैं एंड हमारे राइट्स को वहाँ पर इन्फोर्स करा सकते हैं एंड इट इज़ गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो लोग रिट्स इशू कर सकते हैं, जो 5 काइंड के रिट्स होते हैं, हिबियस कार्पस, मैंडेमस, सर्चोरारी, क्वो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। सो ये सारे रिट्स के तहत जो है लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अंदर हम इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर है, जैसे कि टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सावर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो जो इंडिया की सावर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, इसको प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना एंड जो वायलेंस अगर हो रहा है तो उसको रोकना, उसको गिव अप करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल मूवमेंट, यानी कि इसके अंडर हमें बताया गया है कि हमें नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना है, जो नोबल आइडियल्स है, लोग हैं, उनको फॉलो करना है और नेशनल मूवमेंट को जिसने इंस्पायर किया था उनको चेरिश करना है। सो यहाँ पर दिया गया है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। सो जो हमारे इंडिया का कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उसको फॉलो करना, उसको वैल्यू करना एंड प्रिजर्व करना। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सभी सिटीजन्स पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो फॉलो करना बहुत अच्छी चीज़ है और वो अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए। एंड यहाँ पर दिए गए हैं सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। व्रिट्स। सो बेसिकली यहाँ पर दिया गया है कि जो व्रिट्स होते हैं वो रिटन ऑर्डर्स होते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जो कमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। सो बेसिकली जब इंडियन सिटीजन्स के अगर जो राइट्स है हमारे पास, जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रोफेशन प्रैक्टिस, ये सारे जो रिलीजन के, सो एजुकेशन के, ये जो सारे राइट्स हमारे पास है, अगर इसको कोई भी वायलेट करता है, अगर इसको कोई भी फॉलो नहीं करने देता है, अगर कोई भी आपके राइट्स को आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। जब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर हम पिटिशन्स फाइल करते हैं, तो वहाँ पर जब हम ये प्रोसीडिंग्स को डालते हैं, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो व्रिट ऑर्डर देता है। व्रिट जो है एक रिटन ऑर्डर्स है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 तरह के व्रिट्स देता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है और कहता है कि हमारे सिटीज़न के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सो यहाँ पर 5 टाइप ऑफ व्रिट्स है, हिबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्वो वारंटो। पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर। सो जो एक लोकसभा का स्पीकर होता है उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। सो यहाँ पर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है लोकसभा के सारे मीटिंग्स जो होते हैं उसके अंदर, उसका काम होता है उन सभी मीटिंग्स को देखना, समझना एंड उसके अंदर सभी चीज़ों को रेगुलेट करना एंड वो सारे जो जॉइंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के उसको प्रिसाइड करता है। एंड जो अगर कोई बिल आती है, अगर वहाँ पर पास होती है, अगर वो मनी बिल है या फिर ऑर्डनरी बिल है, उसको चेक करना एंड उसको आगे पहुँचाना, ये भी काम लोकसभा स्पीकर का होता है। जो भी पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती हैं, जो भी वहाँ पर लोग अगर डिसएग्रीमेंट्स करते हैं या फिर अगर लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है, जो रूल्स है हाउस के, वो सारे जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है और स्पीकर अलाउ करता है सभी लोगों को कितना बात करना चाहिए और कितनी देर के लिए वो लोग पूछ सकते हैं अपने सवाल, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी बिल एंड मनी बिल। सो हम जानते हैं हमारे इंडिया में जो है ऑर्डनरी बिल्स एंड मनी बिल्स, ये 2 तरह की बिल्स होती हैं और ये पार्लियामेंट में पास की जाती है। सो ऑर्डनरी बिल जो होती है उसके अंदर जो है वो नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट दिए जाते हैं एंड जो प्रेसिडेंट की परमिशन इसके अंदर नेसेसरी नहीं है, परमिशन का पास करना इसमें कंपलसरी नहीं है टू पास दिस बिल इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो बिल है उसको हम पार्लियामेंट में पास करते हैं लेकिन इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन इसके अंदर जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर है, उसके अंदर भी उनकी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। लेकिन जो मनी बिल होती हैं वो मनी के अफेयर्स के बारे में होती है, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में होती है। सो इसके अंदर प्रेसिडेंट की जो परमिशन है वो नेसेसरी हो जाती है, कंपलसरी हो जाती हैं। प्रेसिडेंट इसको एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ही वो इस बिल को आगे पहुंचाते हैं, पास करते हैं। एंड इसके अंदर जो स्पीकर है उनकी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वो भी नेसेसरी है बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रेसिडेंट। कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। सो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि सारे लोग जो बॉडी ऑफ मेंबर्स है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बनेंगे। सो यहाँ पर इन लोग वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। सो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, इसका कंपोजिशन यहाँ पर दिया गया है।
सो इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी होते हैं, एंड जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। यानी कि ये सारे लोग जो है मिलकर डिसाइड करते हैं और इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, एक पर्सन को चुनते हैं उनमें से जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी कि अगर इंडिया पे कोई ख़तरा हो या कोई परेशानी आ जाए तो इंडिया का जो सारा कंट्रोल है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दिया जाता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वो जो है वो एक रिसिप्ट देते हैं और एक रिपोर्ट देते हैं। उनकी रिपोर्ट पर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करते हैं कि वो इमरजेंसी लगाना चाहते हैं उस स्टेट में। बिकॉज अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो सही से कंट्रोल नहीं कर सक रही है, सही से फंक्शन नहीं कर सक रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर सक रही है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर उस स्टेट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सारा जो कंट्री का कंट्रोल, वो स्टेट का कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और उस जगह पर इमरजेंसी लगा देते हैं। सो यहाँ पर इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी सारी कंट्री पर लगाई जाती है, वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है वो किसी भी स्टेट में लगाई जाती है। सो नेशनल इमरजेंसी का मतलब है सारी कंट्री पर एक इमरजेंसी लगा देना, यानी कि जो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अगर वो सेटिस्फाइड है और अगर उनको पता चल गया है कि कंट्री जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन में है और अगर कंट्री या फिर किसी भी पार्ट ऑफ द टेरिटरी में वॉर होने के कंडीशन से, अगर वॉर से कंट्री पे थ्रेट है उस चीज़ का या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई कंट्री पर अटैक करने वाला है, कोई कंट्री पर आर्म्ड रेबिलियन होने वाली है, यानी कि कोई अगर आर्मी के फोर्सेस है वो अगर कंट्री में कुछ हमला करने वाले हैं, कुछ बहुत बुरा होने वाला है अटैक, तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, इम्पोज कर देते हैं ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोग मिलकर एक रिटन एडवाइस लिख कर देते हैं। सो उसके ऊपर उसकी बेसिस पर लगाया जाती है ये इमरजेंसी। कंपोजिशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं, उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं हम जानते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 3 टायर मिनिस्ट्री है, 3 लेवल्स के हैं। सो यहाँ पर जो इसके अंदर है मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। सो यहाँ पर 3 तरह के मिनिस्टर्स हम देख सकते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी मेकिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर होल्डिंग चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज एंड स्मॉल मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली। सो जो ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है ये लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली छोटे चीज़ों को संभालते हैं, छोटे मिनिस्टर्स होते हैं ये लोग एंड छोटी जगहों पर इनका चार्ज होता है। एंड जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं ये एज ए असिस्टेंट काम करते हैं टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन इनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। सो हम जानते हैं राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो लॉज है यहाँ से पास होते हैं और यहाँ से बनते हैं। सो हम जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्यसभा है उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 250 हो सकते हैं, जिसके अंदर से जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं एंड जो रिमेनिंग 238 मेंबर्स है वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या तो स्टेट्स के, एंड उसमें से जो 3 मेंबर्स है वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। एंड एट प्रेजेंट जो राज्यसभा है उसके अंदर टोटल 245 मेंबर्स है। सो यहाँ तक हमने बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर्स को कवर कर लिया है एंड हमारे आने वाले पार्ट्स में हम जो रिमेनिंग है वो वाले को कवर करने वाले हैं। एंड टोटल जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स वो सारे 70 हैं एंड इसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आपको वो चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं।